हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे क्लास पिछले कुछ दिनों से बंद थे, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी परेशानी हुई होगी। तो हम भी क्या कर सकते थे, लॉकडाउन में हमारा भी कोई गलती नहीं है, हम नहीं कुछ कर पाए। तो देखिए अब हमारा क्लासेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि हम लोग अभी 9th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। 9th के बायोलॉजी का आपका क्लास नहीं चलता था, मैं कल ही बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 9th और 10th दोनों का क्लास चलेगा, बाकी क्लासेस नहीं चलेंगे क्योंकि कोई फैकल्टी यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा आज छोटा कंटेंट ज़्यादा था, मैं सोचा कि इसी में ही एडजस्ट कर दूं, इसलिए छोटा हो गया। तो मैं आप लोगों को क्लियरली करके दिखा देता हूँ, समझाऊंगा अच्छे से। आप लोग फोकस कीजिए बातों पे, ऐसे थोड़ा कोशिश कीजिए तो समझ में आएगा, सॉरी दिखेगा। तो देखिए हम लोग को आज पढ़ना है कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सेल जो है हमारा, सेल हमारा क्या है, जीवन की आधारभूत संरचना, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि हमारे जीवन की सबसे बेसिक चीज है। या हमारे जीवन की सबसे बेसिक चीज कैसे हुई, अब देखिए। हमारे जीवन कहने का अर्थ है हमारा बॉडी, हमारा बॉडी कहने का अर्थ है हमारा ऑर्गन। जैसे कि ऑर्गन हैंड एक ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन बना कैसे, ये ऑर्गन जैसा कि अभी के मौसम में आप सभी के हाथों का चमड़ा जो है, स्किन जो है वो छूट रहा होगा। तो वो स्किन एक टिश्यू से बना हुआ है, यानी उत्तक से बना है। और वो टिश्यू बहुत सारे किसके, सेल से बना हुआ है। तो सेल यानी कोशिका, वही यहाँ पे कह रहा है कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना है, यानी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, एकदम बेसिक नीड है ये जीवन की। तो ये जीवन की हमारे बेसिक नीड कैसे, मैंने समझा दिया। अब देखिए कोशिका के बारे में कुछ जानते हैं। कहता है कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है। देखिएगा कह रहा है कि कोशिका जो है, कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना एवं इकाई माना गया है। देखिए कह रहा है कि कोशिका जो है, इसको जीवन की आधारभूत संरचना यानी कि एकदम बेसिक इकाई यूनिट माना गया है। इसको माना गया है, बेसिक यूनिट्स माना गया है। फिर कहता है यह जीव द्रव से बनी एक रचना है जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना है। यहीं पे मैं समझाता हूं, यह जीव द्रव, जीव द्रव कहने का मतलब है कि एक लिक्विड, जीव द्रव कहने का लिक्विड है, मतलब एक लिक्विड से लिक्विड से बना हुआ है जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना है। यौगिक केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि दो तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये यौगिक कहने का अर्थ है जल। यहां फिर आपको दिखाता हूं कि ये जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों से बने हैं, तो यौगिक क्या क्या है, एक तो जल है, फिर आपका लवण है। ये सब जो है अकार्बनिक है, यानी कि नॉन कार्बन है, इसमें कार्बन मौजूद नहीं होते हैं, ये अकार्बनिक है। और फिर कार्बनिक यौगिक कुछ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब में कार्बन मौजूद होता है। तो ये सब क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। और कुछ अकार्बनिक हमारे सेल के अंदर यौगिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। फिर देखिए कहता है कि यह एक छिद्र युक्त चयनात्मक परागम्य झिल्ली यानी कि सेलेक्टिविटी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है। देखिए इसको मैं थोड़ा फिगर के थ्रू समझा देता हूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक, ये जीव द्रव है, यहां तक भरा हुआ है पूरा। तो कहता है कि ये एक किससे ढका हुआ, एक छिद्र युक्त झिल्ली से ढकी हुई है। और इसके बीच में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं और हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इसके बीच में मौजूद क्या होता है, एक केंद्रक होता है। कैसा, चयनात्मक झिल्ली, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं आर पार, उस तरह का एकदम पतला में झिल्ली इसमें मौजूद होता है। फिर कहता है कोशिका, फिर आगे हम लोग को पढ़ना है कोशिका के बारे में, इतना जान लिए।
कि कोशिका क्या क्या काम करता है, वो किस तरह से बना होता है, क्या क्या चीज उसमें मौजूद होता है। जैसे सबसे पहला कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचना है। उसके बाद कोशिका में जीव द्रव्य भरा होता है, यानी कि कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं, जो क्या होता है, एक यौगिक होता है। यौगिक क्या, जल, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये मौजूद होते हैं। फिर वो घिरा हुआ किस, अब जैसे जल है तो अगर उसको नहीं घेर के रखेंगे तो बह ना जाएगा, तो उसको घेरने के लिए एक चयनात्मक झिल्ली होती है, तो मेम्ब्रेन एक मौजूद होता है उसके, और उसके बीच में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब कहता है कि कोशिका में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन सेल, कह रहा है कि कोशिका के रूप, शेप, आकार, साइज, संरचना में काफी भिन्नता होती है। कह रहा है कि कोशिका का जो शेप है यानी कि साइज है, साइज, शेप और नंबर, ये तीनों भिन्न होते हैं। इसके आकार कुछ होंगे, इसके साइज कुछ होंगे, और अलग अलग के, ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हैंड मांस स्किन है, ठीक, तो स्किन एक उत्तक है यानी कि टिश्यू है, तो ढेर सारे एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो स्किन का टिश्यू एक जैसा होगा। अब स्किन का हो गया। अब हमारा मान लीजिए कि ले लेते हैं फेफड़ा, लंग्स ले लेते हैं, तो लंग्स ढेर सारे कोशिका से बना होगा, फिर उत्तक से बना हुआ होगा, उत्तक किससे, कोशिका से, तो वो एक जैसे से बना होगा, एक समूह वाले से बना होगा, यानी जिनका गुण एक जैसा होगा वो सेल से बना होगा, तो उनका शेप और साइज कुछ होगा। स्किन के शेप और साइज अलग होगा, मांसल का कुछ होगा, यकृत का कुछ होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका के रूप, आकार और संरचना में काफी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग कोशिका का अलग अलग शेप और साइज होता है। फिर कहता है कि सबसे छोटा साइज कितना होता है कोशिका का, यानी कि कोशिका का सबसे छोटा साइज कितना होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 या ये हमको याद नहीं है अच्छा से, चलिए ये जो भी होगा आप देख लीजिएगा, तो 0.0000 समथिंग 1 होगा, इस तरह का कुछ मीटर में होगा। तो ये इतना छोटा होता है, शायद 9 होता है, 10⁻⁻9 होता है। तो यानी छोटा साइज कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 1, यानी इतना छोटा साइज सबसे छोटा सेल का होता है, जिसको हम लोग अपने नगण्य आंखों से यानी कि ये नेचुरल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या किसी चीज की सहायता लेनी ही होगी, ठीक, ये हो गया। अब कहता है कि अगर सबसे छोटा इतना होता है तो बड़ा से बड़ा कितना होता है, तो बड़ा से बड़ा यानी मैक्सिमम होता है हमारा 170 × 135 mm, और इसको 170 × 135 बटे 1000 कर दे तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 170 जो भी आएगा यहाँ वो मीटर, इसका उतना लंबा एक होता है। अब देखिए जैसा कि अब आपको बता दी कि कोशिका बहुत छोटा भी होता है, कोशिका बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है, तो बड़ा भी होता है, तो ये चीज हमने जान लिया। अब देखिए आपने अंडा जो देखा है, जो अंडा हम लोग यूज करते खाते हैं उसे, वो अंडा भी एक सेल का बना होता है, और सबसे बड़ा अंडा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा होता है, वो भी एक ही सेल होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा ही होता है। फिर कहता है कि हमारे बॉडी में, मानव शरीर में एक तंत्र होती है जिसको हम लोग कोशिका तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। न्यूरॉन के नाम से भी उसके जानते हैं। उसका लंबाई 1 मीटर से अधिक भी होता है, यानी हमारे जो ये इस तरह के कुछ शेप होते हैं, कुछ इसी तरह के बने होते हैं, तो ये जो होते हैं ये न्यूरॉन, इसका लंबाई 1 मीटर से अधिक होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। फिर कहता है कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिके कहते हैं। हाँ देखिए, अब बहुत जैसे कि हम आपको बताएं अभी ऑस्ट्रिच का अंडा, वो भी एक ही जीव, एक ही सेल का होता है, उसके बाद आगे सेल बनते रहते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है
कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका बॉडी एक ही सेल का होता है, तो वो वैसे जो ऑर्गन जंतु होते हैं वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम आदि, यही सब मौजूद होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, एक ही सेल होता है इनमें। इन बहुत सारे जंतु हैं, नाम मुझे उतना याद नहीं है, बुक्स में मौजूद है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जो है ये क्या होता है, एक सेल होता है, इनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है, और ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक कोशिकीय। इसको हिंदी में एक कोशिकीय बोलते हैं और इंग्लिश में यूनिसेलुलर बोला जाता है। फिर कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव किसको कहना है, बहुकोशिकीय जीव हम लोग हैं जिनमें बहुत सारे क्या है, कोशिका मौजूद हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे कोशिका मिलकर बने होते हैं। तो अब ये माना जाए कि बहुत सारे कोशिका, कितना कोशिका, अगर कोई पूछे कि कितना कोशिका, तो ये एक लगभग दिया गया है कि 60 केजी के व्यक्ति में कितना होगा, 60 इंटू 10⁻15, यानी कि कोई 60 केजी का व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है तो उसके अंदर 60 इंटू 10⁻15 जितना आएगा उतना संख्या मौजूद होगा कोशिका का। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि 1 केजी का होगा तो 10⁻15 नंबर का कोशिका उसके बॉडी में मौजूद होगा। तो हम लोग ये भी जान लिए कि कम से कम, यानी एक जीव ज्यादा से ज्यादा जब होता है तो किसी का वेट करके हम ये बता सकते हैं कि लगभग इसके अंदर इतना कोशिका मौजूद है। तो चलिए ये चीज हम लोग जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बहुकोशिकीय में उनके कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उनके कोशिका विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, इनमें श्रम का विभाजन होता है। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम सब में होता क्या है, हम लोगों के अंदर पाचन तंत्र अलग होता है, श्वसन तंत्र अलग होता है, उसके बाद क्या उत्सर्जन तंत्र अलग होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज सिस्टम होते हैं हमारे अंदर जो अलग अलग होता है, जिनका अलग अलग काम होता है। तो कहता यह है कि हमारे विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, इनमें श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि हमारे नाक, ये ऑर्गन है, तो इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये श्वास हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, टेस्ट करता है। तो ये सब काम इसका जो है ये पर्सनल, ऐसा नहीं है कि इसका काम है कि आप खाना को चबाइएगा, अंदर ले जाइएगा, मुंह कुछ देर के लिए सांस लेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कहा गया है कि उनका अनेक कोशिकाएं विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं, और उनका काम अलग अलग होता है। वही कह रहा है कि इनमें श्रम का विभाजन होता है, यानी इनको अपना काम दिया जाता है कि आपको ये काम करना। यह हो गया। फिर कहता है बहुकोशिकीय जीवों में जीवों का विकास कोशिका से ही, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 केजी, 2 केजी का, 3 केजी का, लगभग 2.5 केजी का कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक, तो वो कल होके 80 केजी का भी हो सकता है ना, मतलब बड़ा होके जब भी, तो वो कैसे होगा। तो कहता है कि जब हमारे बॉडी में कोशिका बढ़ेगी तो कोशिका बढ़ेगी तभी तो विकास होगा। तो कोशिका कैसे बढ़ेगा, ये एक कोशिका, एक सेल है, इसी सेल से नया सेल बनेगा। तो यही कह रहा है कि हमारे बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का विकास कोशिका के थ्रू ही होता है, यानी कोशिका के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आके कोशिका जोड़ दिया जाता है। तो ये बॉडी अगर बढ़ता है तो यहीं का सेल और बढ़ा, उसके कारण और आपका ये बढ़ गया, यानी छोटा सा हाथ अब बड़ा हो जाता है। तो ये चीज यहाँ क्या कहा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में जीवों का विकास कोशिका से ही, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। फिर कह रहा है हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो भी निरंतर अपना रूप बदलती है। तो ये कह रहा है कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके स्किन का ये सेल है, ठीक, तो
ये सेल जो है आपके स्किन का, ये अपना साइज नहीं बदल सकती है, ये शेप अपना नहीं बदल सकती है। अगर वैसा होगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन कहता है कि आपके बॉडी के अंदर दो तरह का से ब्लड होता है, एक रेड ब्लड और एक व्हाइट ब्लड। तो व्हाइट ब्लड जो है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, कहता है कि वो अपना शेप और साइज बड़ा कर लेता है। वो जब चाहेगा तब अपना शेप को बड़ा कर लेगा और जब चाहेगा तब अपने शेप को छोटा कर लेगा। तो ये चीज यहाँ बताया गया। हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसे ल्यूकोसाइटस कहते हैं, वो भी निरंतर अपना रूप बदलती है। कोशिका का आकार उसके कार्यों को अनुरूप करता है। यानी कह रहा है कि कोशिका का जो आकार होता है वो उसके कार्य को डिपेंड करता है, उसके कार्य के डिपेंड हो, कैसा कार्य है उसके आधार पे उसको वैसा कोशिका वो होता है। जैसे हमारा जो लीवर है उसका कोशिका अलग होगा, उसका आकार अलग होगा, क्योंकि उसका काम ही अलग है। तो काम के आधार पे कोशिका का साइज निर्भर करता है। यानी डायरेक्टली यही कहना है कि कोशिका का साइज जो है वो उसके कार्य पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है जीवन, अब अगला टॉपिक आ गया, देखिए जीवन व्यवस्था के स्तर यानी लेवल ऑफ लाइफ अरेंजमेंट। तो प्रत्येक जीव में शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। यह एक समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती है। यानी कह रहा है कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स जो होते हैं, यानी जो कोशिकाएं होती है, उनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे हमारे नाक का सेल है, इनमें कार्य करने की क्षमता यह है कि यह श्वास ले सकती है। तो ये सेल्स अपना एक समूह बना के, यानी कि जो श्वास लेने वाली सेल है वो अपना एक समूह बना के क्या बनाई, ऊतक बनाई। यानी कि कोशिका सेल प्लस सेल ऊतक, यानी कि टिश्यू, और टिश्यू प्लस टिश्यू इक्वल्स टू ऑर्गन, यानी कि अंग। यानी कि दो ढेर सारे सेल का समूह मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे एक जैसे ऊतक एक अंग का निर्माण करते हैं। वो अंग हमारा ऑर्गन, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, मुंह हो गया, दांत हो गया, ये जो भी है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जीव में शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और यह समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती है। फिर कहता है कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक सा काम करने वाली, एक जैसा दिखने वाला उस सेल का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। यह ऊतक एक समूह बनाकर किसी अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। हमने ये चीज बताया कि बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं एक जैसे। वो ढेर सारे अंग, आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, पैर, हाथ, ये सब मिलके क्या बनाता है, एक जीव का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अंग, मुख, अमाशय, आंत, यकृत, लीवर, किडनी, जो भी है वो सब, हाथ पैर आप लोग जानते ही हैं। फिर कह रहा है विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे जैसे अब देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अब तो ये तंत्र कैसे, तो ऑर्गन कौन कौन मिलके, यानी कि पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मुख इंपॉर्टेंट है, हमारा अमाशय इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मिलके एक तंत्र बनाता है, यानी एक सिस्टम बनाता है। तो वो सिस्टम हमारा पाचन तंत्र हो गया। अब श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र किसको कहेंगे, नाक हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, तो ये लंग्स हो जाएगा। ये सब क्या है, एक श्वसन तंत्र है। उसी तरह उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब चीज हम लोगों को, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में नब्ज हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है ये हमें क्या करती है, बताती है कि ढेर सारे अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्रों के मेल से किसी जीव का निर्माण होता है। तो अब देखिए अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। वो भी आज ही के वीडियो में, आपको लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए आते हैं, देखते हैं।